नीले गगन में आन बान शान से तिरंगे का लहराना, नीले गगन में आन बान शान से तिरंगे का लहराना, नहीं लगता कोई दृश्य इससे ज्यादा सुहाना। आज तिरंगा दिवस है, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उसकी। और आज हम जिस कार्यक्रम को लेकर के आपके सामने आए हैं, और उसके लिए तो सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी कि पिछले कई सप्ताह से ये कार्यक्रम रुका हुआ था, किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो आज हम पुनः हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर आपके सामने लेकर के आए हैं। और आज का ये एपिसोड हर मायने में कुछ अलग है, क्योंकि हम भारत की जिन विभिन्नताओं में एक स्वरूप देखते हैं कि वो यहाँ के जो किले हैं, मंदिर हैं, वो अद्भुत हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका डंका है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब यहाँ के मूर्ति कला को देखते हैं, यहाँ के जब स्थापत्य कला को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनमें से ही एक ऐसा किला, ग्वालियर का किला, जो इतना अद्भुत है, इतना खूबसूरत है, जिसका कोई सानी नहीं है। और साथ ही मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर, जो 10वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासकों ने स्थापित किया। चलिए आज हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं इन दोनों ही विषयों पे। और हमारे साथ आज उपस्थित रहेंगे श्री संदीप श्रीवास्तव जी, जो धरोहर छायाकार हैं और बहुत सारा कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किया है। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनके कार्यों के विषय में और आज के विषय के को भी हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जज्बातों के भाव सागर में इस कार्यक्रम के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और आज तिरंगा दिवस के, जैसा भी आपने बताया, तिरंगा दिवस भी है, उसकी भी पूरे देशवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और सर आज आप हमारे सामने हैं, हालांकि आपने इतना अद्भुत कार्य किया है जिस क्षेत्र में आप हैं। और मैं जब आपके विषय में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक व्यक्ति ने इतना सारा कार्य किया है। हजारों फोटोग्राफी हैं आपके पास, मेरे ख्याल में 10,000 से ज्यादा ही होंगे, या फिर जैसा भी होगा हम लोग बातें करेंगे आगे। और सर अपने विषय में हमारे दर्शकों से कुछ साझा करिए। अपने विषय में बताने से पहले गालो ऋषि की तपोभूमि, संगीत सम्राट तानसेन की सारस्वत संगीत से गुंजायमान, महाराजा मान सिंह और विज्ञानी की अमर प्रेम की गवाह, पुरातात्विक, कलात्मक और सांस्कृतिक संपदा से अद्भुत तिलस्मी खान, ग्वालियर की तपोभूमि को यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी को चरण वंदन करता हूँ। मैं संदीप श्रीवास्तव धरोहर के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कैसे लोगों को जन चेतना के माध्यम से जागरूक किया जाए। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत की पहली हेरिटेज फोटोग्राफी एग्जीबिशन का नेशनल रिकॉर्ड बनाने का अवसर मिला। साथ ही साथ अभी हाल में ही इस कोरोना काल से पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लगातार 12 घंटे तक फोटोग्राफी करने का मैराथन रिकॉर्ड्स भी इंटरनेशनल लेवल पर बनाने का अवसर मिला है। एक छोटा सा परिचय और बताना चाहूँगा कि जब मैं ग्वालियर प्रवास के दौरान था तो ग्वालियर जो फोर्ट है अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बेजोड़ है। उस ग्वालियर फोर्ट के चौथे इंटेंस गेट को भी फोटोग्राफी के थ्रू से माध्यम से खोजने का एक दुरूह प्रयास करने का अवसर मिला था। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। सर मेरे पास में ना आपका एक पीपीटी है और मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम को शुरू करने से पहले दर्शकों से वो साझा करते हैं। और उसके भी पहले हमारे साथ यहाँ पे जो दर्शक के तौर पे जुड़े हुए हैं, स्मित बिन्नी जी, मनु बदायनी जी, राजकुमार सेवक जी, प्रमोद तिवारी जी और प्रमोद श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट करने के साथ में शेयर भी करिए, क्योंकि आज जो जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगी वो लोगों तक पहुँचना भी जरूरी है, जरूरी कई मायनों में है। और वो सबसे बड़ी बात तो बस एक यही है कि लोग अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति के प्रति थोड़ा सा और संवेदनशील हो जाए, थोड़ा और जागरूक हो जाए। तो बस आप शेयर करिए, आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा तो कार्यक्रम भी आनंददायक हो जाएगा।
चलिए मैं सबसे पहले तो वो शेयर करती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। एक जी सर। ये एशिया बुक ऑफ सर रिकॉर्ड्स में मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर एशिया, आ रही है। हाँ, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एशिया की फर्स्ट हेरिटेज फोटोग्राफी मैराथन का 12 घंटे तक फोटोग्राफी करने का इंटरनेशनल रिकॉर्ड ये प्राप्त हुआ, जो कि पूरे एशिया में पहली बार जो है हेरिटेज फोटोग्राफी की लगातार 12 घंटे तक फोटोग्राफी करने का रिकॉर्ड बना, जिसमें लगभग 3000 के आसपास के फोटोग्राफ्स इसमें कलेक्ट हुए और जिसको एशिया लेवल पे इसको मान्यता प्राप्त हुई। बहुत अच्छी बात। इस पूरे कार्य को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काफी सराहा और उनका भी आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को सारे पत्र पत्रिकाओं ने, समाचार पत्रों ने बहुत ही प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया और सभी का निरंतर आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहता है। और ये भी अपने आप में एक छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से धरोहर को कैसे लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए, एक छोटा सा ये प्रयास है। इसके साथ ही साथ जब इसकी शुरुआत मैंने की थी तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लगातार लगभग ग्वालियर, खजुराहो, काशी, गोरखपुर और इसके आसपास के जितने भी बुद्धिस्ट आसपास के क्षेत्र हैं, उन सबको एक साथ एक फ्रेम में एक छत के नीचे लगातार 13 दिन तक की एग्जीबिशन लगातार चली और इस एग्जीबिशन को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इंडिया की फर्स्ट हेरिटेज फोटोग्राफी का नेशनल रिकॉर्ड मिला। उसी तरह ग्वालियर में धरोहर मित्र सम्मान से सम्मानित हुआ और हमारे आगे बढ़ेंगे जी, हेरिटेज फोटोग्राफी जी। और इस इंटरनेशनल हेरिटेज फोटोग्राफी को एशिया में जब सम्मानित किया गया तो दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में, जहां पे पूरे विश्व के लगभग 2000 रिकॉर्ड होल्डर्स एक साथ मंच साझा कर रहे थे, वहां पे टॉप 100 रिकॉर्ड होल्डर्स में भी शामिल होने का अवसर मिला था। भी नाम है। बहुत बहुत बधाई है। ये उसका एक साक्षात प्रमाण है कि जब एशिया में और इंडिया में लगभग 2000 रिकॉर्ड होल्डर्स के बीच में टॉप 100 में आने का एक अवसर मिला था। ये उसका एक प्रमाण पत्र है। ग्वालियर में रह के एक दुरूह कार्य मेरे हाथों से या संजोग बना ये कार्य हुआ कि ग्वालियर किले के चौथे द्वार को फोटोग्राफी के माध्यम से खोजने का एक प्रयास हुआ। अभी तक केवल लोग ग्वालियर के 2-3 द्वारों को जानते थे और उसके विस्तृत क्षेत्र में मेरे फोटोग्राफी के माध्यम से चौथे और 5वें द्वार का एक संकलन भी इस फोटोग्राफी के माध्यम से संकलित होने का हुआ। और उस चौथे द्वार की जब हमने इस एग्जीबिशंस की तो उस एग्जीबिशंस को प्रमाणित करने के लिए वहाँ के पुरातत्व विभाग, वहाँ के इतिहासकार, वहाँ के साहित्यकार सभी एक साथ एक गैलरी में एकत्र हुए और उस पर लगातार कई दिनों तक चर्चाएं होती रही। और ये इसका एक छोटा सा एक क्लिप है कि उस लगातार सारे मीडिया वालों ने उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जी, इसमें भी वही ये क्या है सर? ये अभी हम लोग जब आगे लगातार बातचीत करेंगे के क्रम में ही ये खजुराहो की एक श्रृंखला है। अच्छा। खजुराहो की श्रृंखला में ही के साथ साथ ग्वालियर को भी एक साथ उसको एक फ्रेम में लाने का प्रयास किया था। अभी तक खजुराहो को लोग दूसरे एक एंगल से देखते थे, लेकिन मेरा एक प्रयास रहा कि अपना एक नजरिया बदला जाए और कैसे उसको देखने का हमारा जो कलात्मक दृष्टि है उसको कैसे और विकसित किया जाए। उसी तरह से उसके हर जगह पे अलग अलग नामों से उसकी प्रदर्शनी लगातार होती रही। ये अस्तित्व नाम से प्रदर्शनी जो है गोरखपुर में हुई। इसके अलावा गोरखपुर में इंटरनेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशंस के माध्यम से भी इस एग्जीबिशंस को लोगों के बीच में लेके आने का अवसर मिला था। ये ग्वालियर के कुछ फ्रेम्स हैं, पिक्चर्स फ्रेम है, जिसमें हम ग्वालियर के किले, उसके आसपास के जो फेमस जो प्रसिद्ध एरिया हैं वो और उन सारी चीज़ों को एक साथ एक फ्रेम में लेने का प्रयास किया गया हुआ है।
और जैसे से हम धीरे धीरे से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी सारी चीज़ों पे इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। जी जी जी। ये खजुराहो का है या ग्वालियर का है? नहीं, ये ग्वालियर के मंदिर हैं, जिसमें चतुर्भुज मंदिर है, तेली का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, एक पत्थर हाँ की बावड़ी है। इस तरह से कुछ चीजें हैं वहाँ पे अभी। जी। हाँ, अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जी। जी ये खजुराहो के एक पूरे पिक्चर्स को एक साथ फ्रेम में लेने का प्रयास है, जिसमें वहाँ पे जगदम्बा मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर और जितने भी मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों में जो तरह तरह की जो स्ट्रक्चर्स, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, उन सबको एक साथ यहाँ पे दिखाने का प्रयास है। तो वो भी, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे और बातचीत में वो निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। ये खजुराहो की मूर्ति कला। जी जी जी, बहुत ही सुंदर है। ये भी खजुराहो के ही जी। हैं। खजुराहो की मूर्तियाँ शिल्प है इसमें। खजुराहो की मूर्ति शिल्प में, जी, खजुराहो के और ग्वालियर को एक साथ जब हम एक बातचीत के सिलसिले में ले चलते हैं, तो एक बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र हो जाता है कि दोनों एक अलग अलग धाराएं हैं और दोनों का एक अलग अलग टाइम पीरियड है और दोनों के राजवंश और उनका कार्यकाल अलग है, लेकिन फिर भी उनकी कलात्मक जो क्षमता है, उनकी दृष्टि है, वो बहुत ही बृहद है। और आज उस पे जज्बातों के भवसागर में अपने अपने जज्बातों के माध्यम से वो सब कुछ निकल के आप लोगों के सामने आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और काफ़ी कुछ हमें आज जानने को मौका मिलेगा और जो लोग नहीं भी घूमे हैं, उन्हें भी लगेगा कि वो घूम चुके हैं। और मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ सर, उसके बाद हम लोग आज की ये परिचर्चा और इस विषय की जानकारी आपके द्वारा प्राप्त करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं सौरभ पांडे जी, प्रियंका सिंह जी। और सौरभ पांडे जी कहते हैं कि निरंतर शानदार व्यक्तित्व से मुलाकात करवाने का कार्यक्रम शानदार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन कार्यक्रम है। उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी है संदीप जी, ऐसा डॉक्टर सौरभ पांडे जी कह रहे हैं आपके विषय में। जी हाँ, निश्चित रूप से। पम्मी नारंग जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, प्रियंका सिंह जी हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं, आपकी जो भी आपने ये सारे कलेक्शन है। राजकुमार सेवक जी हैं, कहते हैं कि संदीप जी का स्वागत करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर के किले को 3-4 बार देख चुका हूँ। विशेष यह मेरे लिए आज 5वीं बार देखने जैसी अनुभूति होगी। जी हाँ, निश्चित रूप से। बस आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखिए और हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम को शुरुआत करने का क्रम ग्वालियर के किले से करेंगे सर, ठीक है। उसके पहले एक छोटा सा ग्वालियर के किले को और करीब से देखने के लिए एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास में, मैं उसको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है और गोपांचल पर्वत पर स्थित 8वीं शताब्दी में शायद ही बना हुआ है सर। बहुत ही खूबसूरत सा किला है ये। और मैं चाहूंगी कि बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हैं कि इसका इतिहास क्या है, कहाँ से ये इसका निर्माण हुआ, और कुछ ग्वालियर के विषय में भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी लोग ग्वालियर को बहुत करीब से जाते हैं, पहचानते हैं, उसकी यात्रा की है, तो वो सारी चीज़ें उन लोगों की स्मृति में लगातार चल रही होंगी इन सारी ग्वालियर की पिक्चर्स को देखने के बाद। और हम लोग की बातचीत में भी हम उन सारे यात्रा वृतांत से जोड़ते हुए ग्वालियर किले की पूरी यात्रा कराने का पूरा प्रयास होगा। बताते चलें कि पहले कला, शिल्प और स्थापत्य अलंकरण की विशालता को समेटे संपूर्ण विश्व की विरासत अमूल्य, अद्वितीय और अकल्पनीय है। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ कला, संस्कृति, आस्था, अध्यात्म, योग दर्शन, विज्ञान, वास्तु अलंकरण से परिपूर्ण विरासत एवं धरोहर की संपूर्ण यश कीर्ति
अपनी संपन्नता को अनंत रहस्यों के साथ समेटे हुए है। अपनी सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को अगर आपको करीब से देखना है तो आपको यहाँ पर घुलना होगा, उसे करीब से महसूस करना होगा और उसके कण कण में फैली हुई सौंधी सी खुशबू को महसूस करना होगा। तब जाके यहाँ के मंदिर, महलों, स्थापत्य, शिल्प जो कसीदाकारी में संजोया गया है, उन्हें आप बहुत ही करीब से अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर जी जी सर, वही अगर हम किला तो ग्वालियर इसके विषय इसका इतिहास जो है। जी सर, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। ग्वालियर दुर्ग जो है भारतीय वास्तुशैली एवं मध्यकालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ अपराजय धरोहर है। जहां मृगनैनी की प्रेम गूंज है, वहीं मुगलिया सल्तनत की कैदगाह में दर्द की कराह भी है। यहाँ पर बाबर ने किले के इस सौंदर्य को देखकर इतना वो आह्लादित हुआ था, प्रसन्नचित हुआ था कि उसने इसे भारत के दुर्गों का मोती यानी जिब्राल्टर भी कहा है। तो ये अपने जी विभिन्न ग्वालियर दुर्ग जो है गौरवशाली राजवंशों के अनूठे संस्मरणों को जोड़े हुए है, जहां पर ग्वालियर अपने आप में बहुत ही समृद्ध रहा है। आपको बताते चलूं कि मानव सभ्यता के पूर्व से ही अभिव्यक्ति की प्रसव वेदना में विचलित आदि मानव की प्रथम स्थली के रूप में यह पूरा क्षेत्र जो है, पूरा मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल, ये पूरा क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और बहुत ही समृद्ध रहा है, जहाँ पर प्राचीन काल से ही साहित्य, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक समृद्धता का केंद्र ये संपूर्ण क्षेत्र रहा है। प्राचीन काल में अगर हम ग्वालियर के इतिहास पे आते हैं तो प्राचीन काल से ही ग्वालियर को गोपगिरी, गोत्वागिरी के नाम से ये पूरा क्षेत्र विख्यात रहा है। महाभारत काल में इसे गोपराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। और आपको बताऊं कि इसे पांडव काल में ये पांडवों का ननिहाल भी रहा है। राजा भोज जो कुंती को उन्होंने जो है गोद स्वरूप में लिया था, जो दत्तक पुत्री के रूप में मानी जाती हैं, तो उस मायने से, उस महत्वता से भी जो है पांडवों के क्या ननिहाल रहा ये। तो उसी तरह से जब धीरे धीरे इसमें ग्वालियर में राजवंशों ने राज किया तो वहाँ पे प्रतिहार, कछवाहा, तोमर वंश, नाग वंश, इनकी पूरी की पूरी एक वंश परंपरा चलती है, जो वैभव की एक अमिट छाप अपने वहाँ के कला, शिल्प, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी वस्तुओं में उसकी बहुत व्यापक स्तर पे एक छाप दिखाई देती है। जी तो सर, ये तो हो गया कि इसका इतिहास है कि किस तरह से 8वीं शताब्दी का बना हुआ किला आज भी हम इसको देख पा रहे हैं। ये भी एक बहुत ही अद्भुत सी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई 50 साल, 60 साल, बल्कि 100 साल में ही बहुत सारी इमारत ऐसी हैं जो पुरानी हो जाती हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है उसको देख पाना। तो ये जिस तरह से अभी हमने जिक्र देखा और आपके विषय में भी ये बहुत चर्चित है, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला हुआ है कि चौथे द्वार का खोज। ये चौथे द्वार की खोज किस प्रकार से हुई, या आपको क्या पता था पहले से कि यहाँ पे कुछ और भी द्वार हैं? इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों के साथ साझा। जी, आपने मैम बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और मेरी भी उत्सुकता थी कि इस प्रश्न से जरूर मैं जुड़ पाऊँ, क्योंकि जब मैं पहली बार जब ग्वालियर में एक प्रोजेक्ट के तौर पे गया तो वहाँ पे मैं एकदम अकेला था। मैं और मेरा कैमरा ही मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, जिसके साथ मैं अपना समय बिताता था, और कैमरा लेके मैं इस पूरे पहाड़ के इर्द गिर्द घुमा करता था जब भी मुझे समय मिलता था। और उसी दौरान मुझे जो है वहाँ के शिक्षक और कला गुरु, लगभग उनकी उम्र 70-80 साल के आसपास थी, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि संदीप, मैंने अपने बचपन में, मतलब जब वो लगभग 15 साल के थे, तो बचपन में उन्होंने उस किले के आसपास की चीज़ों को देखा था। तो उन्होंने वो सारी चीज़ मुझसे शेयर की, और उनके साथ मैं एक 80 साल के बुजुर्ग जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मुकुंदराव सिंधे जी, उनका बड़ा नाम मैं बड़े सम्मानित तरीके से लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही वो रास्ता मुझे दिखाया और ग्वालियर किले के चौथे द्वार की खोज की जो यात्रा हुई और उसकी जो चीज़ें हमारे सामने आई उसको मैं पूरा कर सका। बताते चलूँ कि ग्वालियर किला है वो सीधी पहाड़ी पे लगभग 98 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, और किले तक पहुँचने के लगभग तीन रास्ते हैं। वर्तमान में
पहला जो है पूर्व से आलमगीर की ओर, जिसे ग्वालियरी गेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ग्वालियरी गेट से होते हुए हथियापाल द्वार तक और फिर वहां से मान मंदिर के प्रांगण में पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरा जो द्वार है वो पश्चिम में उर्वाही द्वार के नाम से जाना जाता है, जो घाटी में विशाल तलहटी के मार्ग से जाता है और पहाड़ी पे चढ़ने के लिए सांप की तरह से रेंगते हुए वो रास्ता जाता है, सीधी पहाड़ी पे जाता है। फिर वहां से अच्छा, थोड़ी सी आवाज खरखरा रही है। हेलो, नहीं मेरे ख्याल में ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है फिर सर वहां आपकी। जी, जो तीसरा द्वार है वो कोटेश्वर मंदिर से ढोंडापौर द्वार है जो सीधे पश्चिम में कर्ण मंदिर के प्रांगण में खुलता है। जब चौथे द्वार को जब हमने फोटोग्राफी के माध्यम से उसके एक एलिमेंट्स को जब इकट्ठा करना शुरू किया, तो एक टाइम आया, लगभग 6 महीने तक लगातार उसकी फोटोग्राफी करने का पूरा कार्य हुआ। और जब मैं कुछ फोटोग्राफ करके लेके आया तो दादा के पास में बैठता था, दादा आज ये खोज के लाया, दादा ये आज फोटोग्राफी की है। तो दादा भी बड़े इच्छुक होते थे कि हाँ कि ये हाँ यही वो जगह है जिसको मैंने कभी पहले देखा था। तो फिर उसके बाद अच्छा, से हमें उस दौर में ब्रिटिश राइटर्स JWD जॉन स्टोन की एक पुस्तक है जो बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक पुस्तक है, ग्वालियर 1905। उसमें एक नक्शा मिला, उस नक्शे में हमें पूरे ग्वालियर का जो ग्वालियर फोर्ट है, उस ग्वालियर फोर्ट का जो पूरे नक्शे में हमें वो एक पार्टिकुलर वो जगह हमें फोकस हुआ कि जहाँ पे लिखा था कि घर द्वार या गरगज गेट। गरगज गेट इसलिए बोलते हैं या घर द्वार कि वहाँ पे गरगज जी का जो है एक हनुमान जी का एक बड़ा सा मंदिर है, जहाँ पे विशाल बावड़ी और बावड़ी के अंदर जो बड़े बड़े खंबे हैं, उसी के आसपास का वो जो एरिया था वो घरगज गेट या गरगज गेट के नाम से माना जाता था। तो उसकी सबसे खास बात ये रही कि सैन्य दृष्टि से भी वो द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण था। जब भी किले बनाए जाते थे तो किले के सैन्य दृष्टि को देखते हुए मुख्य द्वार तो 2, 3, 4 होते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी गुप्त रास्ते बनाए जाते थे जो आपातकाल की स्थिति में उसको प्रयोग किया जाता था। तो वैसे ही ये चौथा द्वार भी हमारे सामने निकल के आया। जब हम उस दरवाजे तक जब पहुंचे तो वहां तक जाना भी अपने आप में बहुत ही एक हमारे लिए युद्ध जैसी चुनौती थी, क्योंकि आसपास के लोगों ने उस पूरे एरिया को कब्जा कर रखा है। वहां तक जाने के सारे रास्ते लोगों ने बंद कर दिए हैं। और जब हम पहली बार जब वहां पे गए तो लोगों के अंदर की क्यूरियोसिटी थी कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजों को कलेक्ट करके कहीं हाईकोर्ट में चले गए, कहीं चले गए तो फ्यूचर में हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो हमारे ऊपर उन्होंने अटैक करने की भी कोशिश की। तो काफी चुनौतियों के साथ इस तरह की चीजें निकल के सामने आई। तो फिर उसके बाद से हमने जो उसको वहाँ के पुरातत्व विभाग से, वहाँ के इतिहासकारों से, साहित्यकारों से लगातार संपर्क किया। और विश्व धरोहर दिवस पर विश्वविद्यालय के सहयोग से, वहाँ पे विश्वविद्यालय है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, उनके सहयोग से जी जी, वहाँ पर इसको प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने का मौका मिला। पहले तो जब हम इसको प्रदर्शनी को कर रहे थे तो अंदर से बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि पता नहीं इसका क्या रिस्पांस होगा, लोगों के बीच में हम जाएंगे तो उसका क्या रिस्पांस होगा। लेकिन जैसे ही अगले दिन वो सारे न्यूज़पेपर में फ्लैश हुआ कि चौथा द्वार की खोज हो गई, चौथा द्वार निकल के सामने आ गया, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि हम अभी मॉर्निंग में अपनी तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी से पहले लोग न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर जो अपने जो व्हील चेयर पे चल सकते थे या लोगों के सहारे से आ सकते थे, वो बुजुर्ग भी उस पूरी गैलरी में एक साथ इकट्ठा हुए। और लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी थी उस चीज को जानने के लिए कि हाँ कि वो चीज है क्या, लाओ देखें। हमने इतना साल पूरा जो है ग्वालियर में बिता दिया, बचपन से उस चीज को देखा है, लेकिन ये चीज हमसे अछूता कैसे रह गया। तो ये एक आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से एक बड़ा कार्य हो पाया, जिसको पुरातत्व विभाग ने भी माना कि एक जो है खोज प्रमाणित तौर पे जी, रही। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा कार्य है। उसके लिए पहले तो आपको बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। कि और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा प्रसन्न क्यों हूँ, क्योंकि संदीप जी मेरे शहर गोरखपुर से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। और कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं हो सकता है कि अगर उसके शहर का कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा होता है तो अपने आप में सभी लोग गौरव के पात्र हो जाते हैं। तो संदीप जी उसके लिए भी आपको बधाइयाँ कि आप चूंकि गोरखपुर से, तो मुझे ज्यादा खुशी हुई कि मेरे शहर का किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, जिसका इतिहास में आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। और
सर एक चीज और मैं देख रही थी, जब मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया तो ग्वालियर के किले को दुर्ग का मोती कहा जाता है। इसके विषय में आप कुछ बताएंगे कि ये दुर्ग का मोती किसने कहा और क्यों कहा? क्योंकि किले तो भाई भारतवर्ष में किले और मंदिरों की तो कोई गिनती ही नहीं है, इतने हैं। जी, बताना चाहूँ कि जब इसको जब मैंने भी जब पहली बार जब इसको उस एरिया जब ग्वालियर किले पर मैं गया, तो मेरे लिए भी वो एक अलौकिक अद्भुत संसार जैसा था कि वहाँ के जो वास्तु अलंकरण, उसके जो टाइल्स लगे हुए हैं, ब्लू टाइल्स, येलो टाइल्स, ग्रीन टाइल्स, और उसके ऊपर जो मीनाकारी और जो वास्तु अलंकरण से सुसज्जित किया गया है, वो अपने आप में बहुत ही नायाब है। और उसको बड़े ही कसीदे के साथ उसको उसमें सजोया गया है, उसमें जो है उत्कीर्ण किया गया है। तो बताना चाहूँगा कि जब जो हमारे वहाँ जो ब्लू कलर्स जो टाइल्स है, जो अजंता के टाइम में भी वहाँ पे ब्लू कलर्स को यूज किया गया है, जो उस समय आय लगभग जो है उसको आयात किया जाता था और उसे लेपिस लेपिस लाजुली के नाम से जाना जाता था। तो उस कलर्स को टाइल्स के रूप में लेकर आना और उसको वहाँ के स्थापत्य में उसको पिरोना और उसको स्थापित करना, ये भी अपने आप में एक बड़ा ही नायाब था। जब बाबर यहाँ पर पहली बार आया ग्वालियर में, तो उसने सबसे पहले ग्वालियर के वैभव को देखा और वो बहुत ही प्रसन्नचित हुआ, आह्लादित हुआ कि वास्तव में इसका अलंकरण इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है कि उसे पहली नज़र में ही देखने वाला उसकी तरफ खींचा चला आता है। तो उसने भारत के दुर्ग, क्योंकि उसने लगभग पूरे भारत के जितने भी दुर्ग थे, किले थे, सबका भ्रमण किया हुआ था। युद्ध का एक दौर था, वो सब सारी चीज़ों को देख रहा था। तो उसने उस दौर में भारत के दुर्गों का मोती यानी जिबाल्टर इसे कहा, या जिबाल्टर बाबर ने कहा, जो अपने आप में उस समय के दौर के लिए बहुत ही अद्भुत था। और उसने अपने बाबरनामा पुस्तक में भी उस जिबाल्टर का, भारत के दुर्ग यानी ग्वालियर का भी जिक्र किया। वाकई, और ये भी अपने आप में बहुत ही रोचक सी बात है ना कि हमारे चूंकि किले और मंदिरों के देश में इतना भव्य एक किला जिसको कि मोती कहा जाता है। तो सर एक और बहुत ही अच्छा सा आपने नाम बताया था जो मुझे एकदम सुनते ही मैंने कहा हाँ ये क्या, सास बहू का मंदिर। ये नाम ही अपने आप में ऐसा रोचक है ना, और क्यूरियोसिटी भरा हुआ है कि लोग जानना चाहेंगे कि ये क्या है सास बहू का मंदिर। इसके बारे में भी कुछ बताएंगे? ग्वालियर किले का जो पूरा जो कैंपस है वो बहुत ही विस्तृत कैंपस है। उस कैंपस में आपको बताना चाहूँगा कि ग्वालियर की जो स्वर्णिम आभा है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और विस्तार करना चाहूँगा कि इस प्रांगण में अगर देखें तो मान मंदिर, कर्ण मंदिर, विक्रम मंदिर, जहांगीर महल, शाहजहां महल, गुजरी महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, बारूद खाना, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, जिसे आप अभी बड़ी उत्सुकता के साथ जानना चाहे कि सास बहू का मंदिर, फिर गुजरी महल, और इस तरह के बहुत से गुरुद्वारे हैं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जो पूरे प्रांगण को सुशोभित करते हैं। सास बहू का मंदिर अपने आप में एक बहुत ही कलात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताना चाहूँगा कि सास बहू यानी कि अगर हम किंवदंतियों में जाएं तो सास अपने आप में क्यूरियोसिटी, अच्छा सास, ये सास क्या हो, अच्छा बहू भी है, अच्छा बहू भी है, अच्छा पूरे भारत में सास और बहू का भी मंदिर हो सकता है, जो अपने आप में बड़ा अकल्पनीय लगता है। तो वास्तव में ये एक सास बहू नहीं, सहस्त्र बाहु था। सहस्त्र बाहु यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित था। और सहस्त्र बाहु जो है आम बोलचाल की भाषा में सहस्त्र बाहु से बोलते बोलते सहस्त्र बाहु बोलते बोलते सास और बहू हो गया। तो सास का जो मंदिर है वो बहुत बड़े कैंपस में है, वो एक ही कैंपस में दोनों है। सास का मंदिर जो बड़ा है और बहू का जो मंदिर है वो छोटा है, तो जो अपने आप में काफी कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस पर और भी हम आगे बातचीत करेंगे। जी जी। और सर ये अपने आप में बहुत रोचक है कि सहस्त्रबाहु मंदिर को किस तरह से वक्त के साथ बदलते बदलते सास बहू हो गया। तो जिसने भी जाना और यहाँ तक पहुंचना, मतलब बहुत ही अजीब से या बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी बहुत सुंदर है। राजकुमार सेवक जी बता रहे हैं, वो जा चुके हैं कई बार, और वो कह रहे हैं कि बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा एक और नाम ने मुझे बहुत ही, जी सर आप कुछ बता रहे थे। जी हाँ बताएं आप बताएं। ये तेली मंदिर के विषय में भी बताइए कि कहीं वो भी तो अब भ्रंश तो नहीं हो गया कुछ? नहीं, ये तेली का मंदिर जो है ये भी ये नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। और अपने आप में प्रतिहार वंश के राजाओं ने इसे प्रतिहार वंश के समय में ये बना। और जो तेल के व्यापारी हुआ करते थे,
ये भी सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो तेल के व्यापारी, क्योंकि राजाओं का एक दौर चल रहा था, राजवंश की परंपरा चल रही थी, वहां पे व्यापारी वर्ग जो थे, जो तेल के व्यापारी थे, तेल के व्यापारियों ने अपनी आस्था उनकी उनकी थी, और उन्होंने उस तेल के व्यापारियों ने इसे तेली के मंदिर को जो प्रतिष्ठापित किया और इसको निर्मित करवाया। वहां पे भी जो भगवान विष्णु की प्रतिमा थी, और जो समय के थपेड़ों के साथ अभी आज आज वो मूर्ति नहीं है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रांगण और वो जो मंदिर का जो शिल्प है, वो भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। सर एक और मैंने जिक्र पढ़ा था कि उसके तहखाने में कुछ जेल जैसा बना हुआ था, जो कि जहाँ पे आज भी बहुत सारी चीखें सुनाई देती, कुछ ऐसा भी है क्या? उसके साथ कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं? जी मैम, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि अपने शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि जहाँ पे मृगनैनी और राजा मान सिंह की प्रेम प्रसंग और उनके संगीत से पूरा वो जो कैंपस था गुंजायमान था, वहीं पे वो उस समय ग्वालियर किला जो है औरंगजेब के टाइम में और मुगल शासन के टाइम में एज ए शाही जेल खाने के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। मान मंदिर के कैंपस, मान मंदिर का जो तहखाना है, मान मंदिर के तहखाने के अंदर जो जो सीधी सीधी जो है सीढ़ियां जाती हैं, उन सीढ़ियों से गुजरने के बाद वहाँ पे एक शाही जेल खाना दिखाई देता है। उस जेल खाने की खास बात यह है कि जब औरंगजेब ने अपने भाइयों को, अपने सगे भाइयों को वहाँ पे कैद कराया था, और उन्हें अफीम और सुरा सुरा यानी शराब देकर उन्हें जो है मदहोश किया जाता था, उन्हें अफीम की खिला खिलाकर धीरे धीरे उनकी जान ले जाती थी। तो वो उस तरह से पूरे कैदी उस पूरे जेल खाने में तड़पते रहते थे, उनकी चीखें गूंजती रहती थी। तो उस तरह से और एक खास बात आपको बताऊं कि कलात्मक दृष्टि से औरंगजेब ने जहां तक हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं कि उसके अंदर कला की कोई भावना नहीं थी, और वो उसने सारी कलाओं सारी मूर्तियों को, सारी चीजों को विध्वंस किया। फिर भी उसने अपने उस जो भी कैदी हुआ, शाही कैदी खाने में कैदी हुआ करते थे, उनकी स्केचिंग बनवाकर पर डे उनकी स्केचिंग बनवाता था, और वो स्केचिंग फिर वहां से ग्वालियर से फिर दिल्ली आती थी, और फिर उनकी कंडीशंस को वो देख के पता करता था कि आज उसकी कंडीशन कैसी है, आज उसकी स्थिति कैसी है। तो इस तरह से जो है ग्वालियर को जो है शाही जेल खाने के रूप में भी प्रयोग किया गया। तो बहुत ही अपने आप में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं, और जब किसी खोजकर्ता से हम बात करते हैं जिसने उस पर रिसर्च किया हो, तो बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आती हैं जो हमसे बहुत दूर होती हैं। तो सर आज बहुत सारी बातें आपसे ग्वालियर के किले के विषय में पता चली। कुछ ऐसी रोचक बातें अगर वहाँ पे जो मैं शायद प्रश्नों में ना रख पा रही हूँ, तो अगर आप कुछ और वहाँ की कुछ जुड़ी हुई बातें हो तो बता सकें। जैसे एक नाम था गुजरी महल, जहाँ तक मुझे मालूम है रानी मृगनयनी के याद में बनाई गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर आप बताएं तो। जी, गुजरी रानी जो थी वो एक आदिवासी रूपवती थी, और राजा मान सिंह उसके रूप पे बहुत ही मोहित हो चुके थे। और जब उन्होंने उस गुजरी रानी से शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने कहा कि हाँ, कि मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त ये होगी कि हाँ, कि मैं अपने गांव की ही पानी को वहां पे पीऊंगी। दूसरी है कि मैं आपके साथ युद्ध में शामिल होंगी, और तीसरी कि जो है मैं जो है सारे राजसी जो जो सारी चीजें, उन सारी चीजों को वो करूंगी। तो सबसे खास बात है कि ग्वालियर किले के निचले निचले जब उसके सीढ़ियों से जब ऊपर जाते हैं, तो उसके पश्चिम एरिया में ही गुजरी रानी का एक महल है, बहुत विस्तार रूप से बनाया गया है। तो इस समय वर्तमान में वहाँ पे पुरातत्व विभाग का एक म्यूजियम संग्रहालय है। और जब गुजरी रानी का जब वहाँ पे महल बनाया गया, तो उनके गांव से उस समय मिट्टी के जो है वो जो ऐसे पाइप्स होते थे, मिट्टी के पाइप से वो पानी जो है उस महल में पहुंचाया जाता था। ये भी अपने आप में उस समय की एक बड़ी रोचक घटना थी कि उस समय शादी के लिए एक प्रस्ताव रखा गया कि हाँ, कि मैं अपने गांव का ही पानी पीऊंगी। तो ये, और फिर उसके बाद क्योंकि गुजरी रानी भी जो है संगीत से उनका भी बड़ा लगाव था, और उस पूरे कैंपस में उनकी प्रेम प्रसंग और उनकी प्रेरणा लीला जो है जो गुंजायमान होती रही है। तो ये गुजरी रानी क्या रानी मृगनयनी नहीं थी या कोई और थी ये? जी, गुजरी रानी को ही मृगनयनी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और जिस तरह से कहते हैं ना कि आपका ये स्वयं का कार्य है, तो आपसे बेहतर इस विषय पे कोई नहीं जानकारी दे सकता था, तो आज हमारे साथ हैं। चलिए मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ, जो लोग अभी-अभी हमसे जुड़े हैं। मैं उनको ये भी बताना चाहूँगी कि आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्वालियर के किले
के विषय में अभी तक हमने जाना है और आगे अभी आने वाले समय में हम लोग खजुराहो के मंदिर के विषय में भी जानेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं शशि भूषण संज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वो कह रहे हैं कि शानदार आपके व्यक्तित्व, आपकी बातों को कह रहे हैं, और साथ ही कहते हैं कि आज 1857 के अमर शहीद चंदेरी बानपुर नरेश महाराजा मर्दन सिंह का बलिदान दिवस भी है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि, उनको याद करते हुए नमन करते हैं हम लोग भी। अंजू शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं कि बहुत सुंदर ऐतिहासिक धरोहरों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। जी हाँ, आजकल ये जिस तरह से लॉकडाउन और हम लोग अपने घरों में कैद हैं, तो इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता है कि वर्चुअल हम लोग बातें करते हैं, लेकिन अपनी धरोहरों को भी घूमने का मौका मिल रहा है। रसकुमार सेवक जी कहते हैं कि स्मिता जी, आपने तो सचमुच इस ऐतिहासिक किले की याद ताजा करा दी, बहुत बहुत बधाई आपको। विपिन श्रीवास्तव जी जुड़े हैं हमारे साथ में, बहुत सुंदर व रोचक वर्णन कह रहे हैं। और साथ में है नूतन वर्मा जी, कह रही है बहुत ही सराहनीय है, अच्छी जानकारी दी है आपने। और साथ में है मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, कहते हैं कि स्मिता जी और संदीप जी श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत कर रहे हैं सर आपका। वो बहुत सुंदर रोचक जानकारी राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं। और धरती माता मंदिर से हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं आप दोनों लोगों पे धरती माता की कृपा बनी रहे, जय धराधाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस आशीर्वाद के लिए। आदर्श डी चातक जी हमसे जुड़े हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। तो सर ये तो हो गई ग्वालियर के किले के विषय में जानकारी, कुछ और अपनी तरफ से अगर आप बताना चाहें तो। जी बताना चाहूँगा कि ग्वालियर किले में जब हम जो उसका जो प्रथम द्वार है, प्रथम द्वार से जब हम ऊपर सीधी पहाड़ी पे जाते हैं तो वहाँ पे एक चतुर्भुज मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर भी अपने आप में बड़ा ही उसकी किंवदंतियाँ हैं, उसका जो रहस्य है और उसके जो प्रमाणिक जो वहाँ पे जो लेख और अभिलेख लिखे हुए हैं वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले जो जीरो के आविष्कार की बात आती है उस वहाँ पे जो लेख लिखा हुआ है वो पाली भाषा में लिखा हुआ है, उसमें जीरो के लिखे जाने का प्रमाण वहाँ पे अंकित है। तो ये अपने आप में ये भी जो चतुर्भुज मंदिर है अपने आप में बहुत ही प्रमाणिक और वास्तविक रूप से अलंकरण से बहुत ही सुंदर मंदिर है। उसी तरह से थोड़ा सा अगर हम ग्वालियर कैंपस से किले से थोड़ा सा बाहर आते हैं तो वहाँ पे एक जगह है पड़ौली। पड़ौली पे एक मंदिर है जो भी काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे है। पड़ौली में ये भगवान शंकर को समर्पित 84 मंदिरों की पूरी श्रृंखला है, जिसे तंत्र मंदिर की पाठशाला भी कहा जाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि खास बात यह है कि अभी हमारा जो संसद है, संसद का जो आर्किटेक्ट है, जो पूरी जो उसका आवरण या जो रूपरेखा है उसी मंदिर से पूरा का पूरा लिया गया है। और दुर्भाग्य भी कहूँगा कि जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन ग्वालियर के इतिहासकार और वहाँ के जब आप उस पूरे कैंपस को देखते हैं तो उसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है कि जो संसद भवन का आर्किटेक्ट लिया गया है उसी जो है तंत्र मंदिर की पाठशाला से ली गई है, पड़ौली के पर्वत से। ये भी बहुत ही रोचक जानकारी है, क्योंकि इसके विषय में भी कम से कम मुझे तो नहीं पता था, कुछ लोगों को हो सकता है कि पता हो। और जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हुए हैं, तो सर एक प्रश्न आपके विषय में भी मैं जरूर अब यहाँ करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा टॉपिक अब आगे बदलने वाला है। तो ये धरोहरों को खोजना या उनसे जुड़ना, आपको कैसे आप इसके लिए प्रेरित हुए कि मुझे ये कार्य करना है, या धरोहर हमारे लिए क्यों इतने जरूरी हैं? जी बहुत ही रोचक और बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, क्योंकि जब धरोहर से जब जुड़ने की बात होती है और अब हम इस पे काम क्यों कर रहे हैं, पहला प्रश्न जो आता है कि हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न यही निकल के आता है। तो जब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ग्वालियर किले पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे जब मैं जाता था तो लोगों को देखता था कि लोग सिंबॉलिक कुछ वर्ड्स लिखते थे उस दीवारों पर, लोग गंदा करते थे या फिर लोग उसको दीवारों को या जो भी स्ट्रक्चर्स थे उसको खुरसते थे। तो फिर मैं उन्हें मना करता था कि इस तरह के काम ना करें, क्योंकि मेरी एक सोच है कि अगर हम एक नींव का पत्थर रख नहीं सकते तो हम उस पूरे के पूरे जो शिल्प है, अलंकरण है, वास्तु है, उसको खराब ना करें, क्योंकि अगर वो खराब हो गया तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे। आने वाली पीढ़ी केवल खंडहर देख पाएगी, और हम उस खंडहर को आज बचाने के लिए, उस वास्तुशिल्प को बचाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से, लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इस तरह से हम लोगों को जानकारी लगातार देते रहते हैं कि अपने धरोहर को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे इसका संवर्धन किया जाए।
बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि सभी को, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, कि थोड़ा और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हम लोग अपने धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक पीढ़ी का ये वो कड़ी होती है, उसका ये दायित्व होता है कि अपने पहले पीढ़ी से लेते हुए दूसरी पीढ़ी को धरोहर की तरह से सौंप करके जाए, तो बस थोड़ा और जागरूक हो जाते हैं। और सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो बस अगला टॉपिक शुरू करने की पहले मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा एक क्लिपिंग देखते हैं हम लोग, फिर उस विषय में बात करते हैं। बहुत ही सुंदर। और खजुराहो का मंदिर मुझे लगता है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि जो दैनिक के क्रियाकलापों को या दैनिक जीवन को या जीवन के प्रत्येक चरण को प्रदर्शित करता है और आध्यात्म को भी कहीं ना कहीं उकेरता हुआ ये सारे मंदिर हैं, ये सारे शिल्प हैं। तो सर, इसको आप किस नजर से देखते हैं? वास्तव में देखा जाए तो जो खजुराहो के जो मंदिर हैं, वास्तुशिल्प हैं, अपने आप में बहुत ही बेजोड़ हैं। इनकी जो वास्तुशिल्प में जो है चंदेल कालीन की धर्म, संस्कृति, सभ्यता का या वास्तव में कहा जाए तो ये दर्पण है, जो अतीत की सारी छवियों को लगभग 1000 वर्षों से लगातार प्रदर्शित कर रहा है। खजुराहो की अगर ये कही जाए कि जो भाषा है उसमें वन फूलों की सुगंध है, धर्म ग्रंथों की छाव है, शिल्प शास्त्र की तपस्या है, इतिहास का तथ्यसार है। यह भाषा, अभिव्यक्ति शैली और उसमें गुथे हुए भावों की माला भारतीय संस्कृति और धर्म के समन्वय का दर्शन कराता है। वास्तव में जो वर्षों से अपने विशाल शिल्प सौंदर्य और भव्य वास्तु विन्यास से विश्व भर के पर्यटकों को अपनी भावनाओं को उज्ज्वलित करने का अवसर देता है, उन्हें अपनी ओर खींचता है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके इतिहास के विषय में भी सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका निर्माण जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि शायद 10वीं शताब्दी में हुआ है, तो इसके विषय में बताएंगे कि आखिर इसका निर्माण किसने कराया, कब और क्यों? बड़ा अच्छा प्रश्न किया मैम आपने। प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो खजुराहो के कालखंड में 10वीं से 12वीं शताब्दी में वैष्णव, बौद्ध, ब्रजपात, हठ योगी, तांत्रिक, लिंगायत और इस तरह की एक वंश परंपरा लगातार चलती रही है, जहां पर प्राचीन समय में वत्स, मध्यकाल में जिजाक भुक्ति और 14वीं शताब्दी के पश्चात बुंदेलखंड के नाम से खजुराहो मध्य भारत के स्थापत्य कला का सबसे सर्वोत्तम नमूना रहा है। चंदेल राजवंश के 8वीं से 16वीं शताब्दी तक के विस्तृत कालखंड के इतिहास में लगभग 85 मंदिरों की एक विस्तृत श्रृंखला दिखाई देती है। कहीं कहीं कुछ इतिहासकारों ने इसे 100 मंदिरों की संख्या कही है, कहीं कहीं 120 या 150 की श्रृंखला मानी है। लेकिन अगर हम इसके मूल में जाते हैं तो वो 85 मंदिरों की श्रृंखला है, क्योंकि जो चंद्रवंशी राजा थे, पुष्प अपनी माता के 84 वर्ष की आयु की दीर्घ कामना के लिए 84 मंदिरों का निर्माण कराया था और अपने मातृत्व ऋण से उन्होंने मुक्ति पाई थी। एक ये बात निकल के आती है जी। तो इस तरह से लगभग वर्तमान में इस समय लगभग 85 मंदिरों की जो की श्रृंखला है,
उसमें वर्तमान में काफी मंदिर खंडित हो चुके हैं और वर्तमान में इस समय लगभग 25 मंदिरों की श्रृंखला हमें दिखाई देती है। और जी जी इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो अभी मैंने बताया कि जो यशोवर्मन की जो पुत्र हैं ढंग ने अपनी माँ पुष्पा की 84 वर्ष की लंबी आयु की दीर्घ कामना के लिए या उनके अभिनंदन में यहाँ के 84 मंदिरों की स्थापना कराई थी, उनका निर्माण कराया था। अच्छा, तो ये अच्छा, इसके बारे में ना बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि किसी ने कहा कि चंद्रदेव के बेटे चंद्रवर्मन ने उनका निर्माण कराया था, या फिर इसके निर्माण का भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारी कहानियां होती हैं कि शायद उस समय बौद्ध धर्म बहुत तेजी से विकसित हो रहा था, तो हिंदू धर्म के प्रति और आकर्षण पैदा करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था, या फिर आध्यात्म को ही प्रेरणा देने के लिए। तो इसमें से आपको कौन सा सटीक लगता है, क्योंकि इतनी कहानियां सुनने के बाद में जाहिर बात है कि सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लगभग 950 से 1050 तक लगभग 100 वर्षों का एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है, जहां पर लगातार जो शासक थे वो युद्ध में व्यस्त थे। और फिर उसके बाद से वहीं दूसरी तरफ कलाकारों का एक दल था जो लगातार मूर्तियों का और मंदिरों का निर्माण कर रहा था। एक इसमें कहानी निकल के आती है कि हेमवती जो है काशी नरेश की पुत्री थी और बहुत ही रूपवती और बहुत ही सुंदर थी। और चंद्रदेव, जो भगवान चंद्रदेव हमारे हैं, चंद्रदेव वो जो है उससे उनके रूप पे काफी मोहित हो जाते हैं और वहां से वो चंद्रवंश की एक जो सृष्टि है निर्माण होती है कि वहां से उनके साथ वो परंपरा निकल के आती है। जी जी जी, जिनका जो चंदेल वंश का स्थापना का भी समय कहा जा सकता है। तो ये भी अपने आप में ना कितना रोचक है कि एक तरफ युद्ध चल रहा है और एक तरफ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, तो दोनों ही कार्य एक साथ में एक ही समय में हो पाना, ये भी बहुत अद्भुत है। तो सर, यहाँ के जब मंदिरों के विषय में जितना मैं तो मतलब सौभाग्य नहीं मिला है कि मैं वहां पे जा पाऊं, लेकिन उसके बारे में जब मैंने जानना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो 3 खंडों में विभाजित किया गया है, पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण। तो उसके बारे में किस आधार पे इनको बांटा गया है? जी सर। पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली में ज्यादातर बने हुए हैं और इसकी जो शिल्प और वैभव है उसमें एक सबसे खास बात है कि उसको 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों में सबसे पहले बताऊं कि जो खजुराहो जो नाम आया है निकल के, वहां पे जो खजूर वाहक यानी खजूर के पेड़ हुआ करते थे, वो पूरा क्योंकि एक मान्यता रही है कि उसके प्रवेश द्वार पे सोने के बने हुए खजूर के 2 वृक्ष थे। और उस इब्न बतूता ने भी अपने उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि खजूर वाहक से खजुराहो शब्द निकल के आता है। तो अपने आप में वहीं पृथ्वीराज रासो में भी इसकी चर्चा की गई है। अलबरूनी ने भी अपनी लेख में इसकी खजुराहो की चर्चा की है। जहां भी आपने बात की कि यहाँ की इसके जो क्षेत्र जो निकल के आते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसका पश्चिमी मंदिर का समूह। पश्चिमी जो मंदिर का समूह है उसमें जो मंदिरों की जो श्रृंखला है आपको बताऊं कि 64 योगिनी का मंदिर, लंगुआ मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर, वराह मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्वती मंदिर, चित्रकूट मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, महादेव मंदिर और कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये पश्चिमी क्षेत्र में उसमें आते हैं। और पूर्वी क्षेत्र में हमारा जो है वो हनुमान मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर, ज्वारी मंदिर और घंटाई मंदिर और जैन मंदिरों की जो श्रृंखला है वो जैन मंदिरों की पूरी श्रृंखला यहाँ पे है पूर्वी क्षेत्र। वहीं जो दक्षिणी इसका जो क्षेत्र है, जो तीसरा जो पार्ट हमारा निकल के आता है, उसमें दूल्हा देव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये 2 मंदिरों की श्रृंखला है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जी, तो क्या पश्चिम में जब से मैंने ये जाना ना तो मेरे अंदर ये प्रश्न स्वतः ही उत्पन्न हो गया कि क्या पश्चिम में मंदिर नहीं है या पश्चिमी क्षेत्र को नहीं लिया गया है, ध्वंस हो गए, क्या वजह है कि पश्चिम का नाम नहीं? पश्चिमी जो मंदिर समूह है, अभी आपको बताना चाहूँगा कि ये टोटल जो मंदिर समूह है वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव और शैव मंदिर का। तो यहाँ पे जगदम्बा मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर, वराह मंदिर, नंदी मंदिर, चित्रकूट मंदिर, इस तरह से पूरी एक काफी लंबी श्रृंखला यहाँ पे दिखाई देती है। बताना चाहूँगा कि अगर इनकी जो शिल्प है इसमें खजुराहो में,
काफी शिल्प सौंदर्य, देवी देवताओं, नाग कन्याएं, अप्सराएं और देश काल के जो है हमारे जो पात्र हैं वो हैं। इसके अलावा अगर इसके मंदिर की इंच इंच की बात की जाए तो वास्तुशिल्प का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर इसमें वास्तु अलंकरण उसके सौंदर्य को ना उपेरा गया हो। अक्सर एक अभी एक जिज्ञासा होती है कि आखिर खजुराहो को हम उसको हमारी जो दृष्टि है वो काम वासना या काम भोग की वासना से ही उस पर हमारी वो केंद्रित होती है। लेकिन मेरा जो एक नजरिया था इसको खजुराहो को फोकस करने का कि हम उस नजरिए को बदलने का एक प्रयास कर पाए। कि पहले हम कहते हैं कि एक कभी एंड्रेन बिडन है, उन्होंने कहा है कि अगर हमें कुछ अच्छा देखना है या सुंदर देखना है तो अपने आंखों में पड़े हुए मोतिया बिंद को पहले हमें साफ कराना होगा। तो इसको देखने का एक प्रमाण ये था कि जब हम उसकी तरफ जाते हैं तो बाहरी जो आवरण है, हमें हमारे जो कला के जो 4 प्रयोजन बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उसमें इस प्रयोजन में यही बताया गया है कि जब हम वासना से ऊपर उठ जाते हैं तो और जब हम शून्य हो जाते हैं, हमारे अंदर वो भावनाएं जब जब शून्य हो जाती हैं, तब हमें जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही एक ऐसा कारण जो मुझे अभी समझ में आता है कि जो खजुराहो के जो मंदिर और वास्तुशिल्प हैं, उसके जो बाहरी आवरण है, उसमें जीवन के ऐसे कोई जीवन के जितने भी अंग प्रत्यंग हो सकते हैं, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या जो रति क्रियाएं हैं, वो सभी को बड़े ही प्रमुखता से उकेरा गया है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण के अंदर जाते हैं, या जहाँ पे हमारा जो गर्भगृह एकदम कोमल है, स्वच्छ है, सुंदर है, वो एकदम जहाँ पे हम जाते ही अंदर प्रवेश करते ही शून्य हो जाते हैं। कुछ इस तरह की भावनाएं हमारे होती है, तब हमें वो मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष का एक जो है हमें दृश्य जो प्रदर्शित होता है। जी मैम। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि भारत ही आध्यात्म का केंद्र है और यहाँ के मंदिरों में स्वतः ही ये आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक नजरिया उत्पन्न होने लगता है। सर ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। एक्चुअली लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। ये सारी समस्या भी है, लेकिन ठीक है, हम तो आज धरोहर के विषय में बात कर रहे हैं और समस्याओं का तो हमारा रोज का आमना सामना रहता है। अब रोज के आमने सामने पे ही याद है कि वहां पे रोज की ही क्रियाकलापों का भी अलंकरण किया गया है कि दैनिक दिनचर्या को या जीवन के प्रत्येक पड़ाव को भी उकेरा गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या जहाँ जो 85 मंदिरों की एक श्रृंखला थी जिसमें से आज 25 बचे हुए हैं, तो क्या इन सारे मंदिरों की कलाकृतियां एक ही समान है या कुछ उसमें विभिन्नताएं भी मिलती हैं? नहीं, लगभग बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मैम कि लगभग जितने भी वहाँ पे मंदिर दिखाई देते हैं, सभी मंदिरों की जो जितने भी मंदिर हैं, उसमें सबसे खास बात दिखाई देती है कि सारे मंदिरों की वास्तु अलंकरण और सौंदर्य अगर उनकी देखी जाए तो स्क्रिप्चर्स में सब में विभिन्नताएं हैं। कहीं में आप देखेंगे, अगर जो मेरी पीपीटी में अगर आप फोकस करें तो उस पर आपको दिखाई देगा कि महावर लगाती हुई, ठीक है, अपने केसों को गुथती हुई, चंदन का टीका लगाते हुए, ठीक है, पैरों में पायल पहनते हुए, अपने बच्चे को मातृत्व भाव से जो किलकारी उसकी सुनती हुई। तो इस तरह की जो है एक जीवन की सारे प्रसंग वहां दिखाए जाते हैं। वहीं पे जो ग्रामीण परिवेश दिखाया जाता है उसमें वाद्य यंत्र बजाते हुए, ढोल मजीरे बजाते हुए, ऊंट के साथ चलते हुए, हाथियों के साथ जो है वो खेलते हुए। और वहीं पे एक सबसे खास बात दिखाई थी, जो चंद्रवर्मन राजा था, उसका जो है एक शिल्प, बहुत बड़ा एक शिल्प दिखाया जाता है कि वो बचपन में इतना साहसी था कि बिना वो हथियारों के, बिना अस्त्र शस्त्र के, वो शेर के साथ खेलते थे। तो ये इस तरह की जितने भी मौलिक चीजें हैं, उन सारी चीजों को पूरे जितने भी मंदिर, सब में अलग अलग तरीके से जो है अलंकृत किया गया है। और सबसे खास बात बताऊं कि अभी तक पूरे भारत के जितने भी मंदिर या किले, इस तरह की चीजें को मैंने विजिट किया, देखा है, कहीं भी किसी भी चीजों पे कलाकारों का नाम नहीं दिखाई देता है। कलाकार हमेशा पीछे पर्दे के पीछे रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात दिखाती है कि लगभग 6800 स्कल्पचर्स की एक श्रृंखला है और उसमें लगभग 300 कलाकारों के नाम उनके इर्द गिर्द, दाएं बाएं, पीछे कहीं ना कहीं जो है उत्कीर्ण किया गया, लिखा गया है। ये अपने आप में सबसे बड़ा एक आश्चर्य और प्रमाण दिखाई देता है। जी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वाकई लोग आज के समय में जहां आप मंदिरों में जाइए तो मार्बल के ऊपर ना नाम लिखे होते हैं,
भले ही लोग उसे पैर रख रख करके जा रहे हो, उनके नामों को कुचल रहे हो, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है कि अगर उन्होंने दान दिया है तो उनका नाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। और यही पौराणिक चीजें जब हम देखते हैं, अपने पूर्वजों के विषय में जब जानते हैं, तो हमें बहुत गौरव महसूस होता है। लेकिन फिर यहीं पे कमी भी महसूस होती है कि अगर वो लिख दिए होते तो हमें भी पता होता बहुत सारी बातें, तो यूं ही इतिहास में कहीं गायब हो गई हैं। तो सर, ये यहाँ पे तो इतने सारे मंदिर हैं, एक मंदिर का जिक्र मैं बिल्कुल चाहूंगी कि लक्ष्मण मंदिर। तो ये क्या लक्ष्मण मंदिर के विषय में आप बताएंगे, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, नहीं, ये कैसे लक्ष्मण जुड़ा जी का हुआ है? मंदिर नहीं है, ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इसकी जो एक उसके पास में ही, लक्ष्मण के मंदिर के पास में मंगतेश्वर मंदिर, उसकी भी खास बात आपको बताना शेयर करना चाहूंगा कि मंगतेश्वर जी जी मंदिर का जो शिवलिंग है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। लगभग 19 फीट जो है वो जो है लंबा है, लगभग 10 फीट जमीन के नीचे और 9 फीट जो है जमीन के ऊपर। मानता यह है कि युधिष्ठिर ने जब अपने युद्ध की सारी परंपराओं से वो जब निर्मित हो चुके थे और वो एक मोह माया से सारी चीजों से उनका एकदम मन द्रवित हो चुका था, तो मंगतेश्वर ऋषि ऋषि थे, उन्होंने उनको एक मणि मणि दी थी और ये कहा था कि हाँ, कि आप पुनः अपने राज्य स्थापना और सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उन्होंने जो है उस मणि को वहीं स्थापित किया और वो जो शिवलिंग है उस मणि के ऊपर ही स्थापित है। और कहते हैं कि वहां पे मानता ये भी है कि वो सीधा लगभग 19 फीट, आप समझ सकते हो कि कितनी उसकी ऊंचाई हो सकती है, लगभग 10 फीट नीचे और 9 फीट ऊपर। तो इस तरह की पूरे जितने भी आपको मंदिर दिखाई देंगे, सब में एक आश्चर्य और एक अद्भुत सी कल्पना दिखाई थी। वहीं पे आपको जो हमारा चित्रकूट मंदिर है, भगवान चित्रकूट जी का भी एक मंदिर है, जिसमें भगवान चित्रकूट जी की एक प्रतिमा वहाँ दिखाई देती है। ये भी अपने आप में काफी जो है एक संजोग है, एक वास्तव में, कि वहाँ पे उनको भी एक स्थान मिला हुआ है। और वहाँ की आपको एक चीज खास बताऊं कि मैंने जब उसकी फोटोग्राफी की, तो वहाँ का जो प्राकृतिक आवरण है, उसमें भी कहीं न कहीं, उसमें भी आलिंगन, उसमें भी परस्पर प्रेम, उनमें भी जो है एक अलौकिक संबंध दिखाई देता है। एक ऐसा ही एक मैंने अपनी फोटोग्राफी करते समय एक मैंने एक किया, तो मुझे एक बरगद का पेड़ दिखा। बरगद बरगद के पेड़ को जब मैंने फोकस किया, तो उसमें भी लगा कि हाँ, कि वो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लिपटे हुए हैं, उनमें भी एक आलिंगन का भाव है। तो कहते हैं कि जिस जगह से होते हैं उस जगह का की जो छाप होती है हमारे आसपास और उस पूरे वातावरण को जो है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की जो खजुराहो है, उसके जो वास्तुकला है, तो बस ये है कि हमें रति क्रियाएं और काम वासनाओं की जो दृष्टि है उससे ऊपर उठना होगा। ऊपर उठकर ही हम उन वास्तुकला और कलात्मक दृष्टि से उन सारी छोटी छोटी इंच में जो बड़ी कसीदे के साथ उसमें कोरी गई हैं, बनाई गई हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को लोगों के साथ साझा करें, हम उन लोगों को बताएं कि हाँ, कि जो उन जगहों पे जाते हैं और अपनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वहाँ पे वो उसकी पहचान या छाप छोड़ के चले आते हैं, लेकिन उसका नुकसान, उसका दूरगामी परिणाम ये होता है कि वो कहीं न कहीं हम उसे एक खंडहर के रूप में उसे तब्दील कर रहे हैं और उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा मैसेज या एक आने वाली चीज़ों के लिए हम उन्हें एक नया एक तोहफ़ा नहीं दे सकते हैं। जी मैम। जी हाँ, बिल्कुल सर। और इतनी खूबसूरत ये मंदिरों की ये श्रृंखला है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप जी में अपना लिया। तो अभी वर्तमान में इसकी देख-रेख या इसको संजोने का कार्य किस प्रकार से हो रहा है? इसके विषय में कुछ बताएँ? स्पेशली जो है हमारा जो यूनेस्को होता है, यूनेस्को की तरफ से जो है जितने भी हमारे विश्व के और पूरे भारत के जितने भी हेरिटेज साइट्स होते हैं, वो चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो हमारे जो है एंशिएंट्स हो, तो उन सारी चीज़ों को पहले वो उन सारी साइट्स को वो चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने के बाद उनको उस पे जो है फोकस करते हैं कि एज ए हेरिटेज की दृष्टि से वो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और आगे आने वाली पीढ़ी और उसका जो जो पास्ट है, उन सारी चीज़ों को रीड करने के बाद उस सारी चीज़ों को एक एज ए ये कहिए कि एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, और जो है उसे उसे संरक्षित करने के लिए एक गवर्नमेंट की बॉडी बनाई जाती है और लोकल लोगों की बॉडी बनाई जाती है। वो दोनों मिलके वो बॉडी उस संरक्षण धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से उसका स्वरूप आज के समय में इतना विध्वंस हो चुका है, कुछ मूर्तियां अभी भी टूटी हुई सी नजर आती हैं।
तो उसको भी शायद ये लोग ठीक करें। अच्छा, किस तरह के पत्थरों या निर्माण में किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है, ये इस पे कुछ प्रकाश डाल देंगे? जी, उस समय के जो वहाँ के जो बलुआ पत्थर हुआ करते थे, ज़्यादातर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और आपको खास बात बताऊँ कि मंदिरों की जो ऊंचाई है, जो उसकी हाइट्स है, वो इतनी और उसके जो कहते हैं कि एक उंगली की का जो 1 इंच का ये हमारा दायरा होता है, उस जगह को भी उन्होंने पूरी तरह से जो है अलंकृत किया है। उस जगह को भी उन्होंने ये नहीं कि खाली स्पेस था, तो उन्होंने जो है प्लेन उसको ईंटों से ही बस उसको बराबर करके छोड़ दिया। उस जगह की भी इम्पोर्टेंस को उन्होंने जो महत्वपूर्ण से उसको महत्वपूर्ण माना, और वहाँ पे भी जो है मूर्ति और डिजाइन्स उस तरह से कुछ फॉर्म्स में उसको बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके चित्र तो अभी हमने जब आपके माध्यम से यहाँ पे साझा किया और लोगों ने भी देखा है, तो उसकी स्थापत्य कला, उसकी मूर्ति कला का जो ये बेजोड़ नमूना है, ये पूरे विश्व में एकमात्र है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। और हमें अपने पूर्वजों पे अचानक ही स्वतः ही गर्व सा महसूस होने लग जाता है। और चलिए कुछ कमेंट्स हैं। खजुराहो की स्थापत्य कला विश्व का अनुपम उदाहरण है, जिसके कलाकारों के ने नाम की अभिलाषा नहीं की थी, अपितु मौलिक जीवन की मौलिक कला का प्रदर्शन ही उनका लक्ष्य था। जी हाँ, बिल्कुल राजकुमार सेवक जी ये बात कह रहे हैं, और मैं भी यही बात अभी कह रही थी कि आज के समय में जिस तरह से नाम को प्रचलित करना, नाम को सामने दिखाना, ये सभी में होड़ मची हुई है। और वहीं पे हम ऐसी जब चीजों को देखते हैं ना, तो सोचने पे विवश भी हो जाते हैं। रागिनी पांडे जी हैं, कहती हैं बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम के लिए। और धन्यवाद है संदीप श्रीवास्तव जी को कि उनके इस जानकारी को आज लोगों से साझा कर पा रहे हैं हम यहाँ पे पटल के माध्यम से। मोहम्मद मोइनुद्दीन लवी जी जुड़े हुए हैं, उम्दा कह रहे हैं। और साथ ही हैं RSD चातक जी, राजकुमार सेवक जी, धरती माता टेम्पल से बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग हो सकता है बाद में भी इस कार्यक्रम को देखेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि और मैं चाहूंगी कि जब भी आप देखें तो अपने कमेंट्स इस पे आप जरूर रखिएगा। तो सर, ये बहुत ही रोचक और बहुत ही आवश्यक जानकारी आज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे पटल के द्वारा हुआ है, जिसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। अंत में चलते चलते अपने दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे तो इस शब्द? पहले तो जज्बातों के भावसागर का ये जो पेज है उसके लिए, और आप संचालिका हैं, आपने मुझे ये अवसर दिया कि आज इस पेज पे हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने जो मेरे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जिन्होंने इतनी निष्ठा के साथ अपना समय दिया है, अपना बहुमूल्य समय दिया, और अपनी बहुमूल्य जानकारियों के साथ भी वो मेरा भी ज्ञानवर्धन किया है, आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार प्रदर्शित करता हूँ कि आगे भी अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। और जज्बातों के भावसागर से निरंतर हम कुछ और प्रयास करेंगे कि कुछ और भी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आ पाएँ। और स्पेशली आप सबके के प्रति धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, यहीं पे मैं आपसे बिल्कुल चाहूंगी कि इतना सारा आपका कार्य है, ये विश्व धरोहर के क्षेत्र में फोटोग्राफी के माध्यम से आपने इतना सराहनीय कार्य किया है कि जिसका लोगों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और उस जरूरी के क्रम में मैं चाहूंगी ना कि आगे के 1-2 एपिसोड और आपके साथ करें, जो भी आपके पास जानकारी है वो लोगों के साथ साझा करेंगे। हम लोग जरूर ये मेरा सौभाग्य होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। और जितने भी मेरे पास चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि वो किसी न किसी माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो लोग हैं, उन तक जाएं। और एक मैसेज जो एक उद्देश्य है कि हम धरोहर को कैसे संरक्षित करें, कैसे संवर्धन इसका करें, वो इस जज्बातों के भावसागर से आज वो कहीं ना कहीं वो सार्थक सिद्ध हुआ है। उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। सभी लोग आपको आभार ज्ञापित कर रहे हैं अपने शब्दों से। और सर, बहुत ही खूबसूरत जानकारी, और बस आगे आपका साथ बना रहेगा तो लोग बिल्कुल जागरूक होंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि मैंने भी देखा है और मुझे भी इस बात की तकलीफ हुई थी कि जिस तरह से कोने कोने में जा करके वो कुछ भी लिख करके चले आना, उस इतने अच्छे सुंदर से बने हुए चीजों को बिगाड़ देना, ये लोगों में पता नहीं कहाँ से ये मानसिकता चली है, ये भारतीयता नहीं है।
तो बस थोड़ा सा और जागरूक होते हैं, थोड़े और से सब संवेदनशील होते हैं और इंतजार करते हैं कि अगली कड़ी में हम लोग किसी एक नए विषय पे बहुत उम्दा जानकारी लेकर के आप सभी के समक्ष फिर से यहाँ पे उपस्थित होंगे। और जय धराधाम कह रही है रागिनी पांडे जी, और साथ में है जय धराधाम कह रहे हैं सौरभ पांडे जी। जी हाँ, बिल्कुल जय धराधाम, क्योंकि इसी धरा की ही हम सब संतानें, जय धरा सब मिलजुल करके इसी तरह से। आज तिरंगा दिवस है और इस दिन की जो भी विशेषता हो सकती है वो इस मायने में भी देखा जा सकता है कि इस तिरंगे के नीचे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उतना ही जरूरी है जितना शीर्ष पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, तो और वो उसका भी उतना ही दायित्व है जितना किसी पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति का। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगी कि अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति आप और थोड़ा सा जागरूक हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं स्मिता श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव जी के साथ में आज यहीं पे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।